नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ओम बिरला पर सरकार के बड़े फैसले की, यूएस ट्रेड डील पर राहुल गांधी के सवालों की, देखेंगे टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना पर क्यों बढ़ा विवाद, ममता बनर्जी ने कैसे बीजेपी के साथ किया खेला, जानेंगे कैसे अखिलेश ने हिलाई बीजेपी की जमीन, और उस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, व्यवहार क्या है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान ने अमेरिका के सामने क्या रखी शर्त। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में 17 फरवरी को नई सरकार का गठन, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ओम बिरला, विदेश सचिव भी जाएंगे साथ। पीएम मोदी इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का करेंगे उद्घाटन, 16 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा कार्यक्रम, 16 से 20 फरवरी तक चलेगा यह कार्यक्रम। सीआईएसएफ में प्रमोशन को लेकर इंस्पेक्टरों ने खोला मोर्चा, कहा 30 से 34 साल की सेवा में मिल रहा सिर्फ एक प्रमोशन। 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कैडर रिव्यू 3 महीने में पूरा करने का दिया था निर्देश। पंजाब में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना, पार्टी प्रमुख ने दिलाई सदस्यता। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए यूपी के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन, 3 महिलाओं समेत 7 नेता भी हुए शामिल। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस को लेकर यह साफ नहीं हो पाया था कि इसे मंजूर किया गया है या नहीं, लेकिन बिरला ने जरूर लोकसभा में आना छोड़ दिया था और इस बीच संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा भी खत्म हो गया और अब सरकार की तरफ से बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर कर लिया गया है। इस पर अब बहस कराई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने विपक्ष को धमकी भी दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 9 मार्च को लोकसभा में हम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करेंगे। इस मामले में सरकार संवैधानिक नियमों का पालन करेगी, जो कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला पहले ही दिन लिया जाए। इसीलिए 9 मार्च को जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराई जाएगी और बाद में मतदान होगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि विपक्षी दलों ने संविधान के आर्टिकल 94C के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते समय पक्षपात करते हैं। जिन मुद्दों पर विपक्ष के सांसदों को टोक दिया जाता है उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उसी तरह के मुद्दे अगर सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। बिरला सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन बिरला लोकसभा अध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि बीजेपी सांसद की तरह से व्यवहार करते हैं। अब विपक्ष के दबाव में लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का नोटिस भले ही सरकार को मंजूर करना पड़ा हो, लेकिन विपक्ष को धमकाने की कोशिशें अभी भी बंद नहीं हुई हैं। उल्टा बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने पर सरकार विपक्ष को धमकाती दिखाई दे रही है। रिजिजू ने कहा है कि अगर बजट सत्र के पहले हिस्से की तरह विपक्ष सदन नहीं चलने देगा तो सरकार गिलोटिन का इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें कि गिलोटिन का मतलब विशेषाधिकार होता है और रिजिजू का कहना है कि सरकार ने तय कर लिया है कि वो इसका इस्तेमाल करेगी। यानी अब सदन ऑर्डर में हो या नहीं हो, सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं होगा। वो तो विधेयक पेश करेगी और बिना कोई चर्चा कराए इसे सदन से पास करवाएगी। लेकिन इस दौरान रिजिजू ने ये नहीं बताया कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री के बयान से सरकार ने साफ कर दिया है कि सदन चलने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि विपक्ष की है। सरकार का काम सिर्फ विधेयक पास कराना है। रिजिजू ने बजट सत्र के पहले हिस्से में हुए बवाल का जिक्र तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि विपक्ष के नेता की तरफ से सदन में सिर्फ बोलने की इजाजत मांगी जा रही थी और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे ये भी एक कारण बताया गया है। अब सभी की नजरें 9 मार्च पर टिकी हैं। सवाल बने हुए हैं कि क्या बिरला की कुर्सी बचेगी। विपक्ष के तेवरों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। खासतौर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस तरह सरकार से सवाल कर रहे हैं, उससे सियासत भी गरमाई हुई है और अब एक बार फिर उन्होंने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने किसानों का पक्ष लेते हुए इस डील पर कई चिंताएं जाहिर की हैं। तो क्या है सवाल राहुल गांधी के, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि इस समझौते में विपक्ष ने उन बिंदुओं को उजागर किया है जिसका भारत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
विपक्ष के मुताबिक इस डील में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, जिस पर किसान तो केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखा ही रहे हैं। विपक्ष ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर दी है। इसी सिलसिले में अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस सांसद ने सरकार से इस डील को लेकर 5 सवाल किए हैं। उन्होंने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, कि डीडीजी इंपोर्ट करने का हकीकत में क्या मतलब है? इसका मतलब क्या यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? अगर हम जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया तेल के आयात की इजाजत देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? और उनके सवाल यही नहीं रुके। उन्होंने आगे नॉन ट्रेड बैरियर का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का मतलब क्या है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? किसानों को यह सफाई तो मिलनी ही चाहिए। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत के कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? #farmers first। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं और ट्रेड डील को लेकर उन्होंने एक बार फिर अब सवालों की बौछार कर दी है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी या केंद्र सरकार की तरफ से उनके इन सवालों पर कोई जवाब या प्रतिक्रिया आती है या नहीं। राहुल के सवालों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो बहस छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना को लेकर भी छिड़ गई है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जैसे ही दोनों ऐतिहासिक नामों की तुलना की, इस पर विवाद छिड़ गया। बीजेपी की तरफ से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को उसके ही काम याद दिला दिए। तो क्या है ये पूरी खबर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना की, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तुलना को गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को इस पर शर्म आनी चाहिए, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी की पोल खोल दी है। उन्होंने बीजेपी के पुराने फैसलों को याद दिलाते हुए कई उदाहरण दिए और आरोप लगाते हुए कहा कि 2012 में अलोका नगर निगम में भाजपा नेता विजय अग्रवाल ने एक हॉल का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया था। 2013 में मुंबई के एमएस्ट वार्ड में एक सड़क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का भाजपा पार्षदों ने समर्थन किया। 2001 में अंधेरी वेस्ट में एक सड़क का नाम टीपू सुल्तान मार्ग रखने के प्रस्ताव में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और भाजपा पार्षद शामिल थे। सावंत ने दावा किया कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टीपू सुल्तान की मजार पर जाकर विजिटर्स बुक की तारीफ की थी। उन्होंने 2017 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर्नाटक विधानसभा में दिए गए भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान की सराहना की थी। सावंत के मुताबिक टीपू सुल्तान भगवान राम के नाम वाली अंगूठी पहनते थे। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए आगे कहा कि भाजपा अब सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए टीपू सुल्तान को गलत तरीके से पेश कर रही है। सचिन सावंत ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है। अब देखना ये होगा कि सावंत के दावों के बाद बीजेपी अपनी सफाई में क्या कुछ कहती हुई नजर आती है। टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना पर विवाद गहराता जा रहा है और कांग्रेस को घेरने की कोशिशों में बीजेपी खुद ही फंस गई है। वैसे पश्चिम बंगाल में भी पार्टी बुरी तरह उलझ गई है। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले बड़ा दाव चल दिया है। उन्होंने MMY कार्ड चल दिया है, जिससे बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। ममता के इस दाव को बंगाल चुनाव से पहले गेम चेंजर माना जा रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले MMY कार्ड खेल दिया है। MMY का मतलब है मुस्लिम, महिला और युवा।
पहले मुस्लिम और महिला वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब ममता बनर्जी की नजर युवा वोटर्स पर है, जिससे चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। दरअसल ममता सरकार ने युवा साथी योजना के तहत 21 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य भर में आवेदन शिविर शुरू हो चुके हैं। 11 दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में MA और BSc पास डिग्री धारक भी लंबी लाइंस में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 34% मानी जा रही है। OBC आरक्षण और कड़े राजनीतिक स्टैंड के चलते ये वोट बैंक TMC का मजबूत आधार रहा है। आधी आबादी और लक्ष्मी भंडार की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं से महिलाएं ममता की बड़ी साइलेंट वोटर बनी हैं। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी सरकार अब भत्ते और लोन के जरिए युवाओं को फायदा पहुंचाना चाहती है। उधर बीजेपी में ममता के इस कदम से तिलमिलाहट साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस योजना को चुनावी हथकंडा बताया है, लेकिन क्या इस दांव से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को फायदा मिल पाएगा? इसका फैसला तो चुनाव में बंगाल की जनता ही करेगी। चुनाव से पहले सीएम ममता के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रही हैं और अब तो सीएम और चुनाव आयोग के बीच ठन सी गई है। चुनाव आयोग के एक आदेश को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया है। तो क्यों चुनाव आयोग और ममता आए आमने सामने? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में उसके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। SIR प्रक्रिया को लेकर ममता सरकार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब उन्होंने आयोग का आदेश मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसके इस फैसले की कड़ी निंदा की और आदेश पर अमल करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के बंधुआ मजदूर की तरह काम करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल इन अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में नकली वोटरों के नाम शामिल करने में शामिल होने के आरोप है और चुनाव आयोग का दावा है कि इसके सबूत भी मिले हैं। इन 4 अधिकारियों में 2 दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के हैं, जबकि बाकी 2 पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना विधानसभा क्षेत्र के ERO हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि वोटिंग लिस्ट में हेरफेर के आरोप तो ममता सरकार भी लगा रही है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग इन मामलों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर रहा है तो ममता सरकार इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रही? लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है वो अधिकारी बंगाल सरकार के हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने नियुक्त किया था। वैसे भी चुनाव आयोग पर पहले से ही इसे लेकर आरोप लग रहे हैं कि वो दूसरे राज्यों में तो वहां के अधिकारियों का इस्तेमाल SIR प्रक्रिया में कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये काम वो आउटसोर्स कर रहा है। जबकि बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया था कि उसने चुनाव आयोग को कहा कि अगर उसे अधिकारी चाहिए तो बंगाल सरकार दे सकती है। 8000 से ज्यादा अधिकारियों के नाम भी भेजे गए थे, लेकिन चुनाव आयोग बस मनमानी करता दिखाई दे रहा है। और अब जिस तरह से 4 अधिकारियों पर FIR दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग खुद ही उलझता दिख रहा है। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच टकराव जारी है तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी राज्य की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक पर हमलावर हैं। उन्होंने शंकराचार्य विवाद से लेकर बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर तीखे हमले किए, जिससे योगी और मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा क्या बोले हैं सपा प्रमुख अखिलेश, जिसने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन? और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। किसी एक मुद्दे पर नहीं, बल्कि तमाम मोर्चों पर उन्होंने सरकार की घेराबंदी की। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर शुरू हुए विवाद पर अखिलेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि किसे नहीं दिख रहा कि वो खुलेआम शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। क्या हमारी हैसियत है कि हम शंकराचार्य के खिलाफ कुछ बोल दें? अब मान लीजिए शंकराचार्य जी को अपमान कर रही है, क्या इसके लिए भी नया कानून लाओगे आप? किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं? बताइए आप। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बनी सहमति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, आपने अपना पूरा बाजार अमेरिका को दे दिया, $500 बिलियन का हम उन्हें बाजार देंगे, और मेक इन इंडिया का क्या होगा? स्किल इंडिया का क्या होगा? वहीं उन्होंने राज्य के बजट को लेकर कहा कि दुख होता है हमें जब हम बजट देखते हैं, बजट के पन्नों को पलटते हैं। तो बजट के पन्नों में दिखता है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बेसिक शिक्षा विभाग है, उसका बजट 80,000 करोड़ है। माध्यमिक का 20,000 करोड़ के लगभग है। सोचिए 2 विभाग में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता हो एक साल में, और उस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, व्यवहार क्या है? अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के उस बयान पर भी सरकार को घेरा जिसमें योगी दिल्ली की खराब हवा पर बीजेपी को ही एक्सपोज कर रहे हैं और दिल्ली को गैस चैम्बर बता रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है,
सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है और दोनों की हवा खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीति दिशा तय करता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने नोटबंदी और कृषि कानून पर भी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि सरकार को कभी भी किसानों का दुख दिखा ही नहीं। यानी अखिलेश ने कई मुद्दों पर एक साथ हमला कर सरकार की जमीन हिला दी। माना जा रहा है कि जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधा है, उस पर बीजेपी पहले ही बुरी तरह से घिरी हुई है। ऐसे में अखिलेश के हमलों ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ाने का काम कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जंग के बढ़ते खतरे की। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कभी बातचीत का दबाव बनाते हैं तो कभी जंग की धमकी देने लगते हैं। और अब तो अमेरिका की तरफ से ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई से मुलाकात का भी प्रस्ताव दिया गया है। इस बीच परमाणु कार्यक्रम के लिए चल रही बातचीत के दूसरे दौर की तारीख भी सामने आ गई है, लेकिन इससे पहले ईरान ने अमेरिका के सामने बड़ी शर्त रख दी है। तो क्या है मिडिल ईस्ट में मौजूदा समीकरण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जंग होगी या बातचीत से मसला हल हो जाएगा, ये सवाल अब भी बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि अमेरिका ने तो एक और युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में तैनात है और अब उसने अपने सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भी ईरान की तरफ भेज दिया है, जिससे जंग का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि बातचीत के लिए भी कोशिशें जारी हैं। अमेरिका ने जहां राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात का प्रस्ताव दिया है, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर खामेनेई कहें कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो राष्ट्रपति मिलेंगे। इसलिए नहीं कि वो उनसे सहमत हैं, बल्कि इसलिए कि वो मानते हैं कि दुनिया की समस्याएं ऐसे ही सुलझती हैं और किसी से मिलना कोई रियायत नहीं है। उनके इस बयान पर तो ईरान का जवाब नहीं आया, लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर दूसरे दौर की वार्ता की तारीख जरूर सामने आ गई है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने बताया कि 17 फरवरी को जेनेवा में बैठक होगी, लेकिन इससे पहले ही ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रख दी है। उनका कहना है, हम अमेरिका के साथ समझौते की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये समझौता तभी होगा जब वॉशिंगटन प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हो। समझौता करने की इच्छा साबित करने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। अगर प्रतिबंधों में राहत का प्रस्ताव रखा जाता है तो तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने पर चर्चा करने को तैयार है कि क्या अमेरिका वाकई में समझौता चाहता है, क्या वो ईरान की शर्त मानेगा या वो बातचीत की आड़ में जंग की तैयारी कर रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।